ये जो चैप्टर है इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, देखो ये चैप्टर नहीं है, बेसिकली हम अब क्या स्टडी करने जा रहे हैं, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज, सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज। फिर हम क्या स्टडी करेंगे, सॉलिड स्टडी करने के बाद फ्लूइड्स, लिक्विड की कुछ बिहेवियर कैसे हैं, तो लिक्विड के मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे कि लिक्विड के डायनेमिक्स क्या है, लिक्विड कैसे फ्लो करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली, और फिर हम क्या करेंगे, फिर अगले महीने हम करेंगे गैसेस को स्टडी करेंगे। और तीन ही तो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसलिए इस पूरे यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यूनिट का नाम चेक करना, बुक्स में लिखा होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर सब क्लासिफिकेशन है, इलास्टिसिटी, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, फ्लूइड फ्लो ऑफ अ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, या उसके आगे अगर आप जाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड, मतलब सॉलिड लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं दो प्रॉपर्टीज का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि अभी हम सॉलिड से स्टडी करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर लिक्विड्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो सॉलिड की दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहली, इलास्टिसिटी। कुछ सॉलिड मटेरियल्स इलास्टिक के नेचर है, खींचो तो वापस आ जाते हैं, इलास्टिक की नेचर है। तो कुछ मटेरियल्स कम इलास्टिक हैं और कुछ बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, और जो मटेरियल्स बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है उनको हम प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक टूट जाएगा लेकिन खींचेगा नहीं, इलास्टिक खींच जाएगा पर टूटेगा नहीं। तो दो किस्म के मटेरियल हो गए, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। और हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा मटेरियल, इलास्टिक। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम जो स्टडी करेंगे वो किसी भी सॉलिड की, वो है थर्मल एक्सपेंशन। चीजें एक्सपैंड होती हैं अगर आप उन्हें हीट करें, और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अगर आप उन्हें ठंडा करें। ये सुना तो होगा आपने, प्रैक्टिकल कभी देखा आपने, अपने घरों में देखा चीजें एक्सपैंड होती हैं, कभी देखी क्या चीज एक्सपैंड हुई, पानी एक्सपैंड हुआ, ओके डन, सही है। दूसरा, सॉलिड देखा एक्सपैंड होता कभी, नहीं देखा। छत पे ना टाइल्स लगवा लेना, टाइल्स, छत पे टाइल लगती है, अगर टाइल में स्पेसिंग नहीं छोड़ेंगे ना, स्पेसर छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, क्ले लगाते हैं बीच में, अगर हम ना छोड़ें, क्राउटिंग ना छोड़ें, टाइट कर दें, चिपका दो केमिकल से, बहुत धूप पड़ेगी, जगह नहीं मिलेगी, एक्सपैंड होगी, टाइल टूट जाएगी, उसमें दरार पड़ जाएगी। गर्मियों में पड़ जाती है छत पे दरारें, वॉल्स पे दरारें पड़ जाती है, गर्मी से देखा होगा, जमीन पड़ जाती है, एक्सपेंशन है भाई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कितनी जबरदस्त एक्सपेंशन है, देखो आप। तो एक्सपेंशन, रेलवे ट्रैक्स हैं एक के बाद ऐसे रखे हुए हैं, अगर इनमें स्पेसिंग ना छोड़े ना और चिपका दे, ऐसे जोड़ दें, तो क्या होगा, गर्मी से एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा, जगह तो मिलेगी नहीं, ऐसे हो जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे किसी भी सॉलिड की, और वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी ये डिस्कस करेंगे, किसी भी सॉलिड के अंदर कोई तो सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और कोई बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऐसा क्यों है, इसको डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड, ये सब क्या डिस्कशन हो रही है, किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है। फिर हम लिक्विड की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की, कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की। तो ये चैप्टर सिर्फ इसमें डील करता है। सुनने में साफ पता लग रहा है मैकेनिक्स से बहुत दूर दूर है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई लॉज ऑफ मोशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना ग्रेविटेशन है, रोटेशनल है, कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। आप लोग इलास्टिसिटी, एग्जाम्पल इलास्टिसिटी का क्या है, रबर बैंड। अच्छा, रबर बैंड स्टडी करेंगे, ठीक है, रबर बैंड स्टडी कर लेते हैं। और इलास्टिक मटेरियल क्या दिखते हैं आपको डेली रूटीन में, क्या इलास्टिक मटेरियल है, रबर बैंड से बनी हुई चीजें तो है ही हैं। और स्प्रिंग, स्प्रिंग ओके डन, सही है, स्प्रिंग भी इलास्टिक है, करेंगे, वो भी करेंगे इस चैप्टर में। और क्या दिखता है, और कोई चीज जिसमें आपको इलास्टिसिटी दिखती है घरों के अंदर, रबर बैंड के एग्जाम्पल छोड़ दें, जो रबर से बनी हुई चीजें को छोड़ दें। इसके अलावा घर की पूरी बिल्डिंग किस पे बनी हुई है, स्टील पे, सरिया डलता है, सरिया, स्टील। पहले घर कैसे बनते थे, ईंटों से, मतलब नीचे फाउंडेशन कर दी, फिर ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, 3 फ्लोर हो गए, डन हो गया। चेक कर लेना, बहुत पुराने मकान ईंटों में बने हुए हैं। आज मकान कैसे बनते हैं, स्टील पे। आप देखते होंगे पहले स्टील के पिलर्स खड़े होते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। स्टील क्यों,
वो तो स्ट्रेंथ है उसमें, क्यों ईंटों में स्ट्रेंथ नहीं है? उसमें भी तो स्ट्रेंथ है। तो भाई स्टील में क्या स्ट्रेंथ है? प्रॉब्लम देखो, जिस दिन अर्थक्वेक आया, स्टील जबरदस्त इलास्टिक नेचर का मटेरियल है, बिल्डिंग झूल जाएगी, स्टील टूटेगा नहीं, झूलेगी, ऐसे गिर जाएगी, ऐसे होके ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे होके ऐसे भी हो जाएगी। अगर फाउंडेशन से ना बिल्डिंग उखड़े तो, फाउंडेशन स्ट्रांग है तो पूरी झूल जाएगी, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर ये मटेरियल स्टील ना हो और इलास्टिक ना हो, कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि इलास्टिक नहीं है, तो फिर प्लास्टिक है, तो फिर जैसी होगी कड़क टूट जाएगी। अब स्टील देखो, सरिये वाले लोग क्या करते हैं, सरिये को बेंड कर देते हैं, हाथ से बेंड कर देते हैं, बेंड करके उसको गोल भी बना देते हैं, सरिया नहीं टूटता, काटना ही पड़ता है, टूटता नहीं। देखो आप, पॉइंट है। तो स्टील जबरदस्त इलास्टिक मटेरियल है। जितने हाईवेज बन रहे हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, सब स्टील से बन रहे हैं। तो यानी कि इलास्टिसिटी सिर्फ रबर बैंड में नहीं है, इलास्टिसिटी पूरी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इलास्टिसिटी की पूरी एप्लीकेशन है। तो सिविल इंजीनियर्स, बिल्डर बनना है, वो क्या बनना है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स और सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, भाई इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे, नहीं तो झूल जाएगी बिल्डिंग उनकी इस तरीके से। तो स्ट्रेंथ तो देनी पड़ेगी उनको स्टील के साथ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये इसकी एप्लीकेशन है। तो छोटी सी एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम स्टडी करते हैं। लिफ्ट की रस्सियां, लिफ्ट की स्ट्रिंग स्टील की बनी हुई है। आप चेक कर लो, लिफ्ट की जो स्ट्रिंग जो होती है, जिसे लिफ्ट आप अंदर बैठ जाते हो, मशीन तो ऊपर है, रस्सी से खींच रहे हैं, रस्सी किसकी है? ऐसी रस्सी थोड़ी ना होती है, वो स्टील की रस्सी है, इलास्टिक है ना, जोर पड़ भी गया तो खिंच जाएगी, टूटेगी नहीं। अगर कोई और लोहे का लगा लो, कुछ और चीज लगा लो, हल्का मटेरियल लगा लो, टूट जाएगी, भार पड़ा टूट जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं, ये ऊपर नीचे हो जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्रेन की रस्सी, क्रेन जिससे आप सामान उठाते हैं, तो देखते हैं वो स्टील की वायर ऐसे चलती है ऊपर, कितना भारी सामान उठा देती है। देखो आप, बहुत बड़े बड़े इतने टन्स के अंदर चीजों को उठा देती है तो एक रस्सी ना। तो किससे बनी हुई है? स्टील से, इलास्टिक की नेचर है। तुम लगा के देख लो रबर बैंड, टूट जाएगा। रबर की बेल्ट लगाओ और सोचो उसको गाड़ी उठा, टूट जाएगी। तुम कहो कि और मटेरियल कॉपर लगा दो, कॉपर टूट जाएगा। एल्यूमिनियम लगाओ, टूट जाएगा। स्टील ही टूटेगा। स्टील टेस्टेड है, सबसे इलास्टिक मटेरियल में से एक है। तो एप्लीकेशन समझ में आ रही है कि क्या एप्लीकेशंस है। तो इसके अंदर इलास्टिसिटी के अंदर जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हुक्स लॉ से। हुक्स एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि किसी भी वायर के ऊपर अगर आप लोड लगाते हो, भार लगाते हो, तो वो वायर ना लंबी हो जाती है अगर वो इलास्टिक है। देखो मैं यहां पर प्लास्टिक बिहेवियर्स नहीं स्टडी कर रहा, मैं सिर्फ इलास्टिक कर रहा हूं जो खिंच जाते हैं। तो अगर तुमने एक लोड लगाया, लोड मींस वेट लगाया, और आपका मटेरियल खिंच गया, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझते हो? अगर उसकी लेंथ 10 मीटर है, वो 11 मीटर होगी, तो एक्सटेंशन कितनी है? 1 मीटर। और जितना तुम फोर्स अप्लाई करोगे, लोड अप्लाई करोगे, एक्सटेंशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। लेकिन हुक्स, ये तो आम बंदा भी समझ लेगा, ये तो अनपढ़ आदमी को समझा दो कि भाई भार ज्यादा है, हाँ जी ठीक है कि स्ट्रिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी, टूट भी सकती है, ये तो कोई बता देगा आपको। फिजिक्स वाले कैसे बोलेंगे? वो ये बोलेंगे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो आम बंदा नहीं समझ पाएगा, ये उसको पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। तो जब तक, मतलब ये डिफरेंट डेफिनेशन नहीं है, इसी की मॉडिफाइड डेफिनेशन है। उसको इस तरीके से बोला जाता है हुक्स लॉ की, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब पॉइंट ये है कि जब तक तुम्हें स्ट्रेस और स्ट्रेन ना पता हो, तब तक तुम्हें हुक्स लॉ नहीं आ सकता। तो पहले एक काम करते हैं, हम स्टडी करते हैं स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन क्या चीज है? स्ट्रेन की बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसको ये भी बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपके पास एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? L है। ठीक, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? वो L है। और आपने इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या लगाई? फोर्स लगाई। ठीक है, आपने इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या लगाई? एक फोर्स लगाई। ठीक,
तो जब आपने इसके क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगाई तो ये इलास्टिक मटेरियल है, ये लंबा हो गया। जैसे पहले लेंथ एल थी, अब शुरू से लेंथ एल डैश है, तो एल डैश माइनस एल क्या है, डेल्टा एल। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है, क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है कब, जब आपने फोर्स एफ लगाई। तो कितनी लेंथ इंक्रीज हुई वायर की, डेल्टा एल। तो कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ, लेंथ का। कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल बाई एल। इसे बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, कोई चीज कितनी लंबी हुई डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। क्लियर है यहां तक। जैसे सेकंड एग्जांपल, एक बॉल थी, इस बॉल को आपने दबा दिया, हर तरफ से फोर्स लगा के दबा दिया और ये बॉल छोटी हो गई। V से वॉल्यूम कितना हो गया, V डैश। तो कितना चेंज हुआ, V माइनस V डैश, डेल्टा V। ओरिजिनल कितना था, V। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। तो वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेन क्या आया, डेल्टा V बाई V। तो अगर आपका स्ट्रेन लेंथ में है, यानी कि लेंथ चेंज हो रही है, और आपने फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ निकाली, तो इस स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ में स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एल बाई एल। अगर स्ट्रेन वॉल्यूम में है, डेल्टा वी बाई वी, तो इस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला डेल्टा वी बाई वी। एक और स्ट्रेन है जो ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करता। ये स्ट्रेन है, मान लो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बहुत तेज हवा चली इस तरीके से और बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी हो गई। एक पोल है, खंभा है, हवा चली, खंभा टेढ़ा हो गया। कोई भी चीज वर्टिकल है, वो हल्की सी टेढ़ी हो गई। तो मान लो आपने इसके ऊपर फोर्स क्या लगाई, एफ, और ये टेढ़ी हो गई। कितना टेढ़ा हुआ, थीटा। तो आखिरी टाइप का स्ट्रेन है थीटा, थीटा को भी स्ट्रेन बोलते हैं, और इस स्ट्रेन का नाम क्या है, शेयर स्ट्रेन। ये वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करता फ्रैक्शनल वाला। इसमें सिर्फ इसमें उसमें लेंथ चेंज हो रही है, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। ना तो उस पोल की लेंथ चेंज हो रही है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये तो मुड़ रहा है बट टेढ़ा हो रहा है। टेढ़े होने को भी स्ट्रेन बोलते हैं, और टेढ़े स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, एंगल क्या है, थीटा, शेयर स्ट्रेन। और ये मान लो पोल कितना टेढ़ा हो गया, एक्स, तो इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या है, एक्स बाई एल, एक्स बाई एल। अब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग टेढ़ी हो गई, 2 डिग्री टेढ़ी हो गई। अब बिल्डिंग 30 डिग्री 60 डिग्री टेढ़ी हो गई तो ना खड़ी हो जाती है। बहुत हल्का चेंज भी बिल्डिंग में बहुत बड़ा चेंज है। सो बिल्डिंग हल्की सी टेढ़ी हो गई, 5 डिग्री टेढ़ी हो गई, कितनी बड़ी बात है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है भाई। तो इतना चेंज तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटे एंगल चेंज कैलकुलेशन हो रही है इसमें, क्योंकि बिल्डिंग का वेट इतना ज्यादा है, हल्की भी टेढ़ी होगी तो बहुत जल्दी नीचे गिर सकती है। तो ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उसकी बिल्डिंग की हाइट क्या है, और वो टेढ़ी तो नहीं हुई। तो इसमें एंगल छोटा है, और जब मैथ्स में एंगल छोटा होता है तो tan थीटा को क्या लिखते हैं, सिर्फ थीटा, क्योंकि tan जीरो भी क्या होता है, जीरो। tan of 0.001 is very very small, that is approximately equal to 0.001 itself। तो मैथ्स का रूल है, अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है, tan थीटा को भी थीटा लिखा जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, x बाई एल। तो न्यूमेरिकल में आपको x गिवन होगा, l गिवन होगा, वो पूछेगा शेयर स्ट्रेन निकालो, तो कैसे निकालोगे, x बाई एल, और इसके यूनिट्स क्या पुट करोगे, रेडियंस। तो कितने टाइप के स्ट्रेन हुए, 3। पहले टाइप का स्ट्रेन क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल। सेकेंड टाइप का स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला डेल्टा वी बाई वी। और तीसरे टाइप का स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन, जिसकी वैल्यू थीटा। 3 स्ट्रेन्स क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बाय एरिया क्या है, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस भी 2 किस्म से डिफाइन कर रखे हैं। ऐसा क्यों, बताता हूं। पहले टाइप का स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरे टाइप का स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ध्यान से देखना, अगर आप इस वॉल्यूम को छोटा करना चाहते हो, इस बॉल को छोटा करना चाहते हो, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। जो फोर्स लग रही है वो इस सरफेस के साथ कितने एंगल पर लग रही है, एट एन एंगल ऑफ 90। तो जो फोर्स लग रही है एट एन एंगल ऑफ 90 लग रही है, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये एक परपेंडिकुलर फोर्स है।
और कितने एरिया पे लग रही है, इतने एरिया पे लग रही है, ए एरिया पे लग रही है। तो परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। अब जैसे मान लो ये वायर है, वायर के ऊपर यहां पर फोर्स लग रही है, कहां लग रही है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। तो ये एरिया ऐसा है और फोर्स 90 डिग्री पे है, तो ये कौन सी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। तो ये स्ट्रेस कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस है। तो ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि फोर्स बॉडीज के ऊपर कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। और जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, बॉडी की कोई ना कोई डायमेंशन चेंज हो जाती है, चाहे लेंथ चेंज हो चाहे वॉल्यूम चेंज हो। लेकिन अगर फोर्स वहां लग रही है, अगर मान लो ये फोर्स ये देखो ऐसे लग रही है, ऐसे, तो ना तो इसकी रिमोट की लेंथ चेंज कर पाएगी, ना एरिया चेंज कर पाएगी, ये सिर्फ टेढ़ा कर पाएगी। तो टेढ़ा करने के लिए फोर्स नॉर्मल नहीं लगाई जाती, इसके नॉर्मल फोर्स लगेगी तो ये लंबा हो जाएगा। टेढ़ी फोर्स लगेगी तो टेढ़ा होगा, तो उस फोर्स का नाम क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। तो इसलिए टेंजेंशियल फोर्स की जो वैल्यू है, अगर टेढ़ी लगती है और कोई बॉडी टेढ़ी हो जाती है, उसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। और मान लो ये रिमोट के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, तो स्ट्रेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ डिवाइडेड बाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया, साइड वाला एरिया। देख रहे हो साइड वाला एरिया क्या है, ए, और फोर्स क्या है, एफ। तो एफ बाई साइड का एरिया इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूले में कोई चेंज थोड़ी ना, एफ वाई तो हर कोई लगा ही लेगा। आप कहोगे ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है, इसको प्रेशर क्यों नहीं बोलते। सॉलिड्स के अंदर जब फोर्सेस लगती हैं और आप फोर्स बाय एरिया कैलकुलेट करते हो, उसे स्ट्रेस बोलते हैं। लिक्विड में जब फोर्स बाय एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसे प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड की टर्म है प्रेशर, सॉलिड की टर्म है स्ट्रेस। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो हम हुक्स लॉ पे थे। हुक्स लॉ क्या था, हुक्स लॉ था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। अब ये स्ट्रेन कितने टाइप का है, 3। तो एक कांस्टेंट भी कितने टाइप का है, 3। स्ट्रेन 3 बार चेंज करोगे तो कांस्टेंट भी 3 बार अलग अलग आएगा। तो अगर आपका स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रेस नॉर्मल है, नॉर्मल क्योंकि ये नॉर्मल टू एरिया है, तो इस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। और इस वायर में स्ट्रेन का क्या प्रोड्यूस होगा, डेल्टा एल बाय एल। तो फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो इस कांस्टेंट का नाम बनेगा यंग्स मॉडुलस। तो अगर ये स्ट्रेन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, कांस्टेंट का नाम है यंग्स मॉडुलस। अगर इस स्ट्रेन का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मैं चेंज कर रहा हूं, तो इस कांस्टेंट का नाम है बल्क मॉडुलस। नाम चेंज हो रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डिनोमिनेटर में तो बल्क मॉडुलस। और अगर स्ट्रेन थीटा है, शेयर स्ट्रेन है, तो कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो 3 किस्म के कांस्टेंट है हुक्स लॉ में। पहला कांस्टेंट क्या है, क्या नाम है, यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर फॉर्मूला बनेगा फोर्स बाय एरिया और डेल्टा एल बाय एल। क्योंकि अगर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, डेल्टा एल बाय एल, तो ये रेशियो इज यंग्स मॉडुलस, इसका सिंबल वाई है। क्या होता है यंग मॉडुलस बताता हूं। और अगर चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जो कि क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी, तो क्या है, नाम क्या है, बल्क मॉडुलस, जिसका सिंबल या तो बी है या फिर के है, कुछ भी हो सकता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, फोर्स बाय एरिया, ये प्रेशर क्यों लिख दिया, या डेल्टा पी या पी क्यों लिख देते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि यंग्स मॉडुलस की जो एप्लीकेशन है, लिफ्ट की रस्सी, क्रेन की रस्सी, स्ट्रिंग्स, या खुद स्टील, वहां पर एप्लीकेशन है। बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन क्या है, बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन है, अगर आप एक बॉल को लेके समुद्र के नीचे चले जाएं, तो क्या होगा, समुद्र का पानी उसे दबाएगा, हर तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और आपकी बॉल बहुत डेप्थ पे जाके छोटी हो जाएगी, दबा देगा उसे, क्योंकि पानी का वेट बहुत होता है। तुम बाल्टी उठा के देख लो, बाल्टी उठाई नहीं जाती एक बंदे से। समुद्र का पानी सोचो, सिर पे लेके बैठे हुए हो, कितना बड़ा वेट है, कितना प्रेशर है, लग रहा है तुम्हें थोड़ा सा, तुम तो कुछ भी नीचे नहीं जाते हो। मैं 3-4 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, 3-4 किलोमीटर बहुत होते हैं समुद्र के नीचे, इतना पानी है ऊपर, जबरदस्त प्रेशर लगाएगा, और जिससे क्या होगा, आपकी बॉल कंप्रेस हो जाएगी।
कई लोग ये सोच रहे हैं कि यार कोई इतना वेला कैसे हो सकता है, स्पेशली साइंटिस्ट। तूने बॉल खेलनी है यार, तू ऊपर क्यों नहीं खेल लेता कहीं पर, स्विमिंग पूल में खेल ले, तू समुद्र के नीचे ही बॉल क्यों लेके जा रहा है, मुझे ये बता पहले। पॉइंट है, सोचने वाला पॉइंट है। ये कौन सी रिसर्च है? सबमरीन है भाई, उसको भी जाना है, लोगों को रिसर्च करने जाना है। बिल्कुल किसी को ना पता हो और वो सोचे मैं तो वहां कोई टेंशन ही नहीं है, छलांग लगाऊंगा पहुंच जाऊंगा, सिलेंडर ऑक्सीजन है मेरे पास, सर फट जाएगा उसका वहां जाके। क्योंकि ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड, पानी का प्रेशर खतरनाक है, ब्लड का भी तो प्रेशर है, सहने की कोई टॉलरेंस भी तो है बंदे की, कितना प्रेशर झेल लेगा। पहले तो सिर दुखेगा उसका, सिर फटेगा, हटेगा ही नहीं तो और प्रेशर होगा, तो खून भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा नाक और कान में से। ऐसा होता है, ये तभी तो हो रहा है क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और एक्सीडेंट भी हो सकता है इस तरीके से। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो एक्सपेरिमेंट तो बॉल पे ही करेगा कि लोगों के सिर पे कर देगा कि मेरीन पे कर देगा, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट बॉल पे कर रहा है वो। तो इसलिए जब वो समुद्र के नीचे जाएगा तो वॉल्यूम घटेगा, 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम मान लो 8 मीटर क्यूब हो गया, 10 का 8 ही होगा, 11 कैसे होगा नीचे जाके। तो डेप्थ पे जाके वॉल्यूम घटेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो एक कांस्टेंट है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन नेगेटिव लगाया, क्योंकि जब वो पानी में चीज लेके जाएगा डेल्टा वी नेगेटिव होगा, क्योंकि 10 का 8 हो गया, तो डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, 8 में से 10 गया तो -2, माइनस माइनस अपने आप न्यूमेरिकल में प्लस आंसर आ जाएगा, इसलिए साइन नेगेटिव लगाया। उसको मालूम है कि वो समुद्र के नीचे जाएगा न्यूमेरिकल में और चीजें का वॉल्यूम छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा, डेल्टा वी नेगेटिव, नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव है। लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है मैं तो ऐसी जगह ले गया जहां प्रेशर अंदर का ज्यादा हो गया, बाहर घट गया, और मान लो एक्सपेंशन होगी बॉल की, तो कोई बात नहीं, तुम प्लस लगा लेना उसमें, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया तो मत लगाओ माइनस। पर 99% क्वेश्चन में वॉल्यूम घटता मिलेगा, 99 छोड़ो 100% में घटेगा ही। पानी के नीचे का एक्सपेरिमेंट है, ये नीचे घटेगा घटेगा, इसलिए माइनस साइन यूज करना है इसमें। समझ में आ रहा है यहां तक क्या रूल है इसमें? फॉर्मूला क्लियर है? और कभी कभी तुम्हें क्या दिया होगा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब चीजें कंप्रेस हो जाती हैं पानी के नीचे, छोटी हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? 1/k, कंप्रेसिबिलिटी 1/k। कभी कभी न्यूमेरिकल में तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी गिवन होगी तो उसका रेसिप्रोकल लेके तुम क्या निकालोगे, पहले बल्क मॉडुलस, फिर आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। कैसे होगा आने वाले टाइम में भी देखेंगे। तो एप्लीकेशन समझ में आ रही है इसकी क्या है? और तीसरी एप्लीकेशन तो बताई थी, बिल्डिंग्स को लेके है, शेयर मॉडुलस, बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी, कोई पोल टेढ़ा हो जाएगा हवा चलने से, तो वहां एप्लीकेशन है ईटा की, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये चैप्टर कैसे चलेगा? ये चैप्टर आज के लेक्चर में सिर्फ यंग्स मॉडुलस ही स्टडी करेंगे बस, फिर अगले लेक्चर में बल्क चलेगा और फिर शेयर मॉडुलस चलेगा। तो अब हम ये चैप्टर यहीं पे अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ यंग्स मॉडुलस। आज का लेक्चर ओनली यंग्स मॉडुलस, बस सिर्फ इलास्टिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे, सॉलिड्स के सिर्फ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब इसके अंदर एक रूल है, रूल क्या है बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। घर जाओगे पूछेंगे क्या पढ़ के आया, फिजिक्स पढ़ के आया, उसमें क्या पढ़ के आया, इलास्टिसिटी पढ़ के आया, बता क्या पढ़ के आया, यंग्स मॉडुलस पढ़ के आया। ये क्या होता है? ये फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल होता है, उससे क्या निकलता है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का सिंबल वाई, नाम यंग्स मॉडुलस, होता क्या है पता नहीं। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सबसे पहला क्वेश्चन, यंग मॉडुलस क्या है? तो कोई बोलेगा यंग तो साइंटिस्ट का नाम था, उसे नाम से रखा है यंग मॉडुलस, इसलिए यंग मॉडुलस है। सच में साइंटिस्ट का नाम ही यंग्स है वैसे, ठीक है, पर कोई मानेगा नहीं, क्या पढ़ के आया यार। और स्पेशली जिनके घर वाले सिविल में, सिविल इंजीनियर का तो काम है यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी, जो टेक्निकली उस पर काम करते हैं स्टील स्टूल पे, तो पता ही है कि यंग मॉडुलस होता है, जो डिजाइनिंग करते हैं स्टील की, जहां स्टील बनता है। अभी तो यंग मॉडुलस सुन लो, इलास्टिक बिहेवियर बताता है किसी भी सब्सटेंस का। कैसे? अगर आपका y हाई है, अगर y की वैल्यू हाई है तो समझो सब्सटेंस बहुत इलास्टिक है, इलास्टिक है, टूटेगा नहीं जल्दी जल्दी, इलास्टिक है, खिंच जाएगा टूटेगा नहीं। मतलब
कि मटेरियल स्टिफ है, सरिये की तरह, लोहे की तरह, स्टील की तरह स्टिफ है, एंड रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सो लार्ज वैल्यू ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट। तो डिफॉर्मेशन का मतलब उसकी लेंथ का चेंज होना, तो जल्दी जल्दी लेंथ को चेंज होने नहीं देता। रबर बैंड लगा लोगे तो 1 मिनट में लेंथ चेंज हो जाएगी, टूट भी जाएगी। स्टील जैसा मटेरियल को आप बहुत फोर्स लगाते हो तो जाके वो हल्का सा एक्सपैंड होता है, जल्दी जल्दी एक्सपैंड नहीं होता। लेकिन मजे की बात है वो टूटता नहीं है, इसलिए वो इलास्टिक मटेरियल है। टूट ही जाता फिर तो चैप्टर का पार्ट ही ना होता, वो फिर तो प्लास्टिक हो गया ना, टूट गया, खत्म होगी बात। तो सख्त मटेरियल है, स्टिफ मटेरियल है, और जल्दी जल्दी डिफॉर्मेशन होने नहीं देता। डिफॉर्मेशन का मतलब जल्दी जल्दी लेंथ को चेंज होने नहीं देता। और वाई अगर लो है, मटेरियल फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब इलास्टिक है ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी में फर्क है, नहीं तो चैप्टर का नाम क्या होता, लेट्स स्टडी फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी एक ही बात है ही नहीं एक बात। फ्लेक्सिबिलिटी, रबर फ्लेक्सिबल है पर वो इलास्टिक ज्यादा नहीं है। आपको ये क्या स्टेटमेंट है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, एक इलास्टिक रबर बैंड दियो, उसको तो नाम ही इलास्टिक है क्योंकि वो तो इलास्टिक है वो इलास्टिक। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम 100 न्यूटन की फोर्स रबर की बनी हुई स्ट्रिंग पे लगाओ और स्टील पे लगाओ, तो स्टील में डिफॉर्मेशन बहुत कम है, वो नहीं खींचने वाली, लेकिन रबर बैंड खींच जाएगा। और बहुत खींचना अच्छी बात नहीं है, बहुत खींचने वाला मटेरियल टूट भी जाता है कि खींच के टूट ही जाएगा। ना खींचना अच्छी बात है इलास्टिसिटी में, क्योंकि नहीं खींचेगा, हल्का सा खींचेगा वापस आ जाएगा, टूटेगा नहीं। तो इसलिए वाई अगर हाई होगा, सख्त मटेरियल होगा, स्टिफ होगा, बहुत कम डेल्टा एल जनरेट करेगा एंड इलास्टिक होगा। वाई हाई, इलास्टिक ज्यादा। वाई लो, फ्लेक्सिबल होगा, डिफॉर्मेशन बहुत इजी है। तो 200 छोड़ो, 2 न्यूटन की फोर्स लगाओ रबर बैंड पे, खींचने को तैयार है, कुछ भी फटाफट खींच जाएगा। तो खींचने का मतलब ये नहीं है कि वो इलास्टिक है। इलास्टिसिटी यहां से पता लगती है, आपने खींचा और सब्सटेंस वापस भी चला गया, वो इलास्टिक है। रबर बैंड को खींचा, वो लूज हो गया, बन गया वो प्लास्टिक, खत्म हो गया। रबर बैंड ज्यादा खींच दोगे एक लेवल के बाद खत्म, या टूटेगा या लूज हो जाएगा। स्टील को खींचोगे तो वो पहले तो कम ही खींचेगा, लेकिन फिर वो टूटेगा नहीं, फिर वो वापस भी जल्दी आ जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, तो पहले ये हमने क्या सीखा, वाई ज्यादा तो सब्सटेंस ज्यादा इलास्टिक, ज्यादा स्टिफ और डेल्टा उसमें कम होगा। तो पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये स्कूल के पेपर में आता है। विच इज मोर इलास्टिक, फेमस क्वेश्चन है, जैसे पुश या पुल का फेमस क्वेश्चन नहीं होता, ऐसे ही एक फेमस क्वेश्चन है स्कूल के लिए, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील या रबर। अब अंडरस्टूड, इतना लेक्चर देने के बाद आप रबर बैंड नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, स्टील। फिर कहेगा क्यों, बताओ क्यों, एक्सप्लेन करो। तो आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे स्टील ज्यादा इसलिए इलास्टिक है रबर से, और अगर रबर ज्यादा इलास्टिक होता तो बिल्डिंग रबर से बनती, स्टील से क्यों बनती, स्ट्रॉन्ग भी है और इलास्टिक भी है। तो स्टील जो है उसका यंग्स मॉडुलस रबर से बड़ा है। तो यंग्स मॉडुलस बड़े होने से क्या होता है, सब्सटेंस उतना ही ज्यादा इलास्टिक होता है। आगे एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होता है। वाई की वैल्यू हाई का मतलब है मटेरियल मोर इलास्टिक है। तो आप ऐसा करना, आप ये लिखना कि वाई का जो फॉर्मूला होता है, मैंने क्या करवाया था, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। इसको रीअरेंज करो, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, ऐसे रीअरेंज करो। तो यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला आ गया। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप लिखो एक लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में एक रबर बैंड, एक रबर की वायर ले आए और एक स्टील की वायर ले आए, और मान लो दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई की खींचने के लिए, एरिया भी दोनों का सेम है, लेंथ भी सेम है, सब सेम कर दिया। तो F सेम है, L सेम है, A सेम है। तो जो फोर्स, जो यंग्स मॉडुलस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा एल है। तो यंग मॉडुलस वाई डेल्टा एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सोचो अगर मैंने दोनों पे सेम फोर्स लगाई तो साफ, तो डेल्टा एल किसका कम प्रोड्यूस होगा, रबर बैंड का कि स्टील का, स्टील का। भाई तुम सेम फोर्स लगाओगे, स्टील तो हल्का सा खींचेगा, रबर बैंड बहुत खींच जाएगा। अगर स्टील हल्का सा खींचेगा तो डेल्टा एल स्टील का कम होगा,
और अगर डेल्टा एल स्टील का कम होगा तो वाई स्टील का ज्यादा होगा, और क्योंकि वाई ज्यादा होगा तो उतना एक सब्सटेंस क्या है, इलास्टिक है, इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक है। तो समझ में आ रहा है कि इस इलास्टिसिटी कैसे चेक होती है, डेल्टा एल कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने से फ्लेक्सिबिलिटी है, डेल्टा एल कम होने से इलास्टिसिटी है। तो समझ में आ रहा है आपने क्या लिखना है, ये आपने लिखना है, टेस्ट में भी आएगा कभी जब टेस्ट होगा और स्कूल में भी आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर।